जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का लेक्चर 1। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बेसिस के ऊपर है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन सेल के सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है। आज हम लोग इसका पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर करेंगे जिसमें हम लोग इसकी सेल साइकिल और उसके मेजर टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। 10.1 Cell cycle. Cell division is a very important process in all living organisms. During the division of a cell, DNA replication and cell growth also takes place. All these processes, that is cell division, DNA replication and cell growth, hence have to take place in coordinated way to ensure the correct division and formation of progeny containing intact genomes. मतलब सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेल की ग्रोथ भी होती है और ये सब सारे प्रोसेस, सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ एक कोऑर्डिनेटेड वे में हो सके होना चाहिए। एक प्रोजेनी ऑफ सेल के एक फॉर्मेशन हो जिसमें इंटैक्ट जीनोम्स रहे। द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, द सिंथेसिस synthesizes the other constituent of the cell and eventually divides into two daughter cells is termed as cell cycle. Although cell growth in terms of cytoplasmic increases in a continuous process, DNA synthesis occurs only during a specific stage in cell cycle. The replicated chromosome DNA are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during a cell division. These events themselves under genetic control. तो ये कहता है कि द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय सेल साइकिल डुप्लीकेट्स इज जीनोम सिंथेसिस एंड अनदर। सेल साइकिल का डेफिनेशन है कि एक सीरीज ऑफ इवेंट, मतलब एक पूरा इवेंट का एक वो होता है, मतलब एक सीरीज में होता है, एक इसके बाद ये, इसके बाद ये। तो सीरीज ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड अ सेल साइकिल. Although cell growth is cytoplasmic increase is a continuous process. ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक स्टेज ऑफ सेल. जो सेल ग्रोथ है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर जो डीएनए का सिंथेसिस है, सेल के अंदर का जो डीएनए होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर स्टेज पे एक सिंथेसाइज होता है. वो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बाय द कॉम्प्लेक्स सीरीज ड्यूरिंग द सेल डिवीजन. रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम को भी एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जिससे वो डॉटर सेल में डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं. ये सीरीज अपने आप को जेनेटिक कंट्रोल के अंदर रखते हैं. ये इन पर एक जेनेटिक कंट्रोल होता है. तो हमने क्या देखा, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, डीएनए रेप्लिकेशन, सेल ग्रोथ भी इसके अंदर ही आते हैं. फिर उसके बाद एक ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में, ऐसा इसका मेन उद्देश्य है कि ऐसे कोऑर्डिनेटेड वे में होना चाहिए कि एक प्रोजेनी सेल्स बने इंटैक्ट जीनोम्स के साथ. तो इसका डेफिनेशन क्या है सेल साइकिल का, इंपॉर्टेंट है, नीट के एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. द इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसिस एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू डॉटर सेल इज कॉल्ड द सेल साइकिल. ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. सेल ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, पर डीएनए सिंथेसिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इट टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर स्टेज. फिर क्रोमोसोम का जो रेप्लिकेशन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन है डॉटर सेल में, वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्टेज में आता है. ये एक जेनेटिक कंट्रोल से, ये सब इवेंट्स अब जेनेटिक कंट्रोल के अंडर होते हैं. तो हमने 10.1 सेल साइकिल ये यूनिट हमने बाय एनसीईआरटी खत्म कर लिया. अब अगले स्लाइड पे हमारे नोट्स की मदद से इस यूनिट को पढ़ते हैं. अगले स्लाइड पे पढ़ते हैं 10.1 सेल साइकिल. The growth and reproduction are characteristics of cell. सेल के मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. जो एक सेल की ग्रोथ होना, वो सेल ने अपने दूसरे छोटे डॉटर सेल्स को रिप्रोड्यूस करना, वो उसका एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है ना. अब आता है व्हाट इज जीनोम. हमने एनसीईआरटी की रीडिंग में जीनोम एक शब्द पढ़ा होगा. तो आप सोच रहे होगे कि सर जीनोम इस शब्द का क्या मतलब है. तो जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीनोम. जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर पूरा जेनेटिक तंत्र होता है, जेनेटिक मेकअप, जो जीन्स, उसके फिर अदर कंपोनेंट्स, वो सारा का सारा मिला के आप उसको जीनोम कहते हैं. एक नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज द नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म. फिर उसके बाद हमने एक और सेल साइकिल का तो डेफिनेशन हमने आपको समझा दिया था. सेल साइकिल
The sequence of event by which a cell duplicates is genome synthesis of DNA, other constituents of cell, and divides into daughter cell. The sequence of event by which a cell, the sequence of event, एक event की एक ऐसी लड़ी होती है, एक ऐसी लाइन, ऐसी सीक्वेंस होती है, ठीक है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से एक वो इवेंट्स कार्य होते हैं कि एक सेल अपने आप को डुप्लीकेट करता है, जीनोम की डुप्लीकेशन होती है, से अदर ऑर्गेनिज्म अदर और constitute elements such as DNA, क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन, डीएनए की सिंथेसिस, ये सब एक सेल साइकिल क्रमबद्ध तरीके से जो हो उसको आप सेल साइकिल कहते हैं. सेल साइकिल्स, द सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस वेयर एज डीएनए सिंथेसिस ओनली अकर्स इन स्पेसिफिक फेज कॉल्ड एज द एस फेज. ये आप आगे के इसमें पढ़ेंगे एस फेज, यही आगे के अगले लेक्चर में या यही लेक्चर में आप उसका एक इंट्रोडक्शन दे देंगे एस फेज का, ठीक है ना. तो ये आपका ये एग्जांपल है, पेरेंट सेल माइटोसिस में हो तो 2 डॉटर सेल बनाते हैं, ठीक है ना. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ. The process of cell division is under the control of genes called as genetic control. The cell cycle का जो एक पूरा क्रमबद्ध प्रोसेस होता है वो एक कंट्रोल, एक प्रोसेस, हर चीज़ जो होती है बॉडी की एक प्रोसेस, उसका एक हर प्रोसेस जो बॉडी में होता है किसी की कंट्रोल में. जैसे कि हमारा जो बॉडी का वो न्यूरल कंट्रोल, ब्रेन हमारे बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. तो ये जो जीन्स होते हैं, सेल डिवीजन का जो एक्टिविटी होती है वो बॉडी के अंदर की सेल्स की जीन्स कंट्रोल करती है और उसको जेनेटिक्स पूरे इसको कंट्रोलिंग के प्रोसेस को हम जेनेटिक कंट्रोल कहते हैं. दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स, इज कॉल्ड एज जेनेटिक कंट्रोल. ह्यूमन जीनोम इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजीनियस जीनोम. आपको ये आपके 12th में पढ़ाया जाएगा. बेस नाइट्रोजीनियस बेस होता है. तो ह्यूमन जीनोम का जो बेस होता है वो नाइट्रोजीनियस बेस होता है या नाइट्रोजीनियस जीनोम होता है, ठीक है ना. तो हमने 10.1 को हमारे नोट्स के इससे मदद से पढ़ लिया. अब देखते हैं टाइप ऑफ सेल डिवीजन. एक एक्स्ट्रा पॉइंट, टाइप ऑफ सेल डिवीजन एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपके नोट्स में नहीं दिया, टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया होगा. डायरेक्ट फेज ऑफ सेल से शुरुआत करते हैं टेक्स्ट बुक में. तो ये यहाँ पे हम आपको टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, जो नीट के लिए इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है. तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन के अंदर आता है एक इनडायरेक्ट सेल डिवीजन और डायरेक्ट सेल डिवीजन. तो न्यूक्लियर चेंजेस जो होते हैं वो इनडायरेक्ट सेल डिवीजन में होते हैं. न्यूक्लियर चेंजेस किस प्रकार के, आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का आपका गायब हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप का गायब हो जाना, कन्वर्जन ऑफ क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन, ये सब चीजें आपकी न्यूक्लियर चेंजेस में आते हैं. वेयर एज ये सब चीजें जिसमें नहीं होती इसको डायरेक्ट सेल डिवीजन, एमाइटोसिस कहते हैं, ठीक है ना. अब आपका माइटोसिस और मियोसिस किस प्रकार के होते हैं. माइटोसिस और मियोसिस जो होते हैं, माइटोसिस जो होता है वो एक पेरेंट जो होता है वो स्प्लिट होता है 2 डॉटर सेल में, सिर्फ 2 डॉटर सेल में होगा, ठीक है ना. एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में होगा और 2 डॉटर सेल होगी वो अपने पेरेंट सेल से आइडेंटिकल होंगे बिल्कुल. पर मियोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में स्प्लिट होगा, वो 2 और 4 में स्प्लिट होंगे और जो 2 डॉटर सेल्स होंगे वो एक के पेरेंट सेल से बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होंगे, ठीक है ना. तो हमने एक बार इस पेज का रिवीजन कर लेते हैं. प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज अंडर जेनेटिक कंट्रोल, फिर उसके बाद कंट्रोल बाय जीन्स एंड दस कॉल्ड एज जेनेटिक कंट्रोल. फिर उसके बाद अगला आता है ह्यूमन जीनोम इज हैविंग अ नाइट्रोजीनियस जीनोम या नाइट्रोजीनियस बेस. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन इज इनडायरेक्ट सेल डिवीजन एंड डायरेक्ट सेल डिवीजन. इनडायरेक्ट सेल डिवीजन वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं, डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप एंड कन्वर्जन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम इनटू क्रोमैटिन. फिर इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है. Whereas डायरेक्ट सेल डिवीजन कौन सा होता है, जिसमें ये सब नहीं होते. एग्जांपल क्या, एमाइटोसिस. माइटोसिस और मियोसिस का एक आपको एक ब्रीफ हमने पॉइंट दिया था. क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है, एक सेल होता है वो 2 सेल डॉटर सेल में स्प्लिट होता है और जो डॉटर सेल होते हैं पेरेंट सेल से मियोसिस नहीं, क्या अच्छा खा गया ना, माइटोसिस में आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट सेल से डॉटर सेल. वेराज मियोसिस में पेरेंट सेल जो होते हैं डॉटर सेल से अनआइडेंटिकल, यानी उनमें कोई समानता नहीं होती है, ठीक है ना. जो फिर मायोसिस में होता है क्या है कि एक पेरेंट सेल दो के फिर 4 होते हैं. वेराज माइटोसिस में एक पेरेंट सेल के सिर्फ 2 ही डॉटर सेल बनेंगे. पेजेस ऑफ सेल साइकिल. अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड अ ह्यूमन सेल इन कल्चर. आपका जो ह्यूमन सेल इन कल्चर होता है, एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल का अगर इलस्ट्रेशन जब हम करते हैं, उसका एक अगर हमको उसकी छवि देखनी, उसकी किस प्रकार की होती है, उसकी एक छवि अगर हमको देखनी है तो हम उसका ह्यूमन सेल इन कल्चर क्या होते हैं, जब हम किसी एक फीमेल अपना जो इन्वर्टिव फर्टिलाइजेशन जो होता है IVF, मतलब जो कपल अपने आप को जो कपल फर्टाइल नहीं होते, वो उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ थोड़ी सी वीक होती है, वो अपना इन्वर्टिव
फर्टिलाइजेशन की तरफ उनका वर्णन करते हैं, उनका एक उसकी तरफ एक वो होता है, ठीक है ना। वो उस पे दे परफॉर्म इनवर्टिव फर्टिलाइजेशन, जिसमें ह्यूमन सेल्स को उनके जो वो होते हैं वो आपने क्या बोलते, फीमेल का जो वो फर्टिलाइजेशन एक जो होता है और मेल का जो स्पर्म होता है, उसका फर्टिलाइजेशन जो होता है आपका वो लेबोरेटरीज में अंडर कंट्रोल कंडीशन में होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल बनता है उसको हम ह्यूमन सेल इन कल्चर कहते हैं। दिस सेल डिवाइड्स अप्रोक्सीमेटली इन 24 आवर्स। ये जो सेल होता है अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में एक बार डिवाइड करता है। जो सेल डिवीजन का जो पूरा एक साइकिल है ह्यूमन सेल का साइकिल, एक अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में एक पूरा साइकिल, एक पूरा उसकी चक्कर उसका खत्म होता है, ठीक है ना। However, duration of cell cycle can vary organism to organism। बस जाहिर सी बात है कि ड्यूरेशन हर एक जीव जंतु का समान नहीं होगा, अलग अलग होगा। जैसे कि ईस्ट आपका जो होता है 90 मिनट्स में उसका सेल साइकिल खत्म होता है, एक एग्जांपल है, ठीक है ना। सेल साइकिल का 2 डिवीजन में होता है। उसका सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक फेजेस, इंटरफेज एंड एम फेज, दैट इज माइटोसिस फेज। तो हाँ, हमारा मेन मुद्दा, हमारा इस चैप्टर का हाफ पार्ट तो यही है कि इंटरफेस क्या होता है और उसके बेस सब टाइप्स, एम फेज क्या होता है उसके सब टाइप्स, सेल और उसके वेरियस फेजेस हम अगले स्लाइड में देखते हैं। ठीक, इसके सेल साइकिल का वेरियस फेज का एक डायग्राम दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, यहाँ जी यही एक डायग्राम है। तो ये डायग्राम को आप आपको कॉपी कर लीजिए। इस डायग्राम को हम आपको 5 सेकंड देते हैं। एक 1 2 3 4 5। तो ये 5 सेकेंड आपके पूरे हो चुके हैं। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इस डायग्राम को कॉपी कर लीजिए। तो ये आपको एक सेल का पूरा एक साइकिल का हिस्से दिया गया है कि सबसे पहले जो आपका सेल है, ये जो पिंक आपका जो सेल है वो आपका पेरेंट सेल है। देख सकते हैं जीवन में आता है वो जीवन। जो सबसे बड़ा जो येलो पैच है वो आपका इंटरफेस होता है। इंटरफेस सबसे ज्यादा प्रमाण होता है सेल साइकिल में, उसका बड़ा स्टेक होता है उसके अंदर। तो सेल इंटरफेस के जो सब भाग होते हैं वो G1, S एंड G2 फेज। यहाँ पे G0 फेज यानी G0 फेज भी है। इसको हम आपको इसका एक अलग कहानी, इसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो एक पेरेंट सेल आता है, वो पहले G1 से होता है, G1 फेज से आता है, S फेज से आता है, G2 फेज से, फिर M फेज में घुसता है। M फेज में क्या होता है, M फेज में वो पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, साइटोकेनेसिस और फिर 2 डॉटर सेल्स आपके बन जाते हैं, ठीक है ना। साइड की तरफ पढ़ते हैं। हाँ जी, यूकैरियोटिक सेल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल कल्चर। ह्यूमन सेल कल्चर के अंदर आपका यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो एक उसका इलस्ट्रेशन होता है। सेल कल्चर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हमने आपको बता दिया था। ह्यूमन सेल जो होता है एवरी 24 आवर में डिवाइड करता है, पर ये ड्यूरेशन हर सेल साइकिल में डिफर करता है। सेल साइकिल के आप वेरियस टाइप्स देखते हैं। एम फेज हमने आपको बता दिया था उसके चार्ट की मदद से। एम फेज का एम क्या होता है, माइटोसिस फेज। इंटरफेज G1 फेज, S फेज, G2 फेज। तो ये होते हैं सेल साइकिल के इंटरफेस के सब टाइप्स। और ऐसे मेन टाइप्स होते हैं एम फेज और इंटरफेस के सब टाइप्स G1 फेज, S फेज और G2 फेज, ठीक है ना। तो चलिए अगले स्लाइड पे इनकी डिटेल में इंटरफेस और एम फेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इस चैप्टर के लिए हमारी स्ट्रेटजी इस प्रकार होगी कि हम साइमल्टेनियसली एनसीईआरटी का आपको रीड कराएंगे और फिर एनसीईआरटी का एक्सप्लेन कराएंगे, हमारे नोट्स के मदद से एक्सप्लेन कराएंगे अपनी। और फिर जब ये चैप्टर का एक हिस्सा हो जाए, जो सैटरडे या संडे को हम लाइव सेशन लेके एक इसके एमटीजी की एक सॉल्विंग कर लेंगे, ठीक है ना। तो अगर आपका एक लेक्चर आने वाले सोमवार को रिलीज होगा फर्स्ट लेक्चर, तो आपके ये आने वाले शनिवार या रविवार को हम आपका एमटीजी का सीरीज करा देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमको इस चैप्टर के साथ हमको बढ़ना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भले हम लोग सेल साइकिल और सेल यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल का एकदम बीच बीच में ला दिए, पर थोड़ा सा ना लेक्चर का थोड़ा सा वो हो सकता है। तो ये हफ्ते के आपके की 28 तारीख वाले सोमवार को आ सकता है, या ये आपके 5 तारीख के सोमवार, 5 जुलाई के सोमवार को आ सकता है। इट डिपेंड्स कि हमारा सेल साइकिल एंड सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कितना होता है, हमारा अगले हफ्ते खत्म हो पाता है कि नहीं। तो एक कोशिश करते हैं ये 1 तारीख तक हमारा सेल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा खत्म हो जावे। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं।
हमने आपको हमारी व्यथा बता दी, अगले चैप्टर पर पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की रीडिंग करते हैं। चलिए, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेजेस। एम फेज जो होता है फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर होता है। मैं एम फेज का मतलब माइटोसिस, एम माने माइटोसिस, तो ये एम फेज होता है जो एक्चुअल माइटोसिस या सेल डिवीजन होता है। इंटरफेज एक दो सक्सेसिव एम फेजेस के बीच का जो फेज होता है उसको इंटरफेज कहते हैं। सिग्निफिकेंट की 24 घंटे के एक एवरेज सेल ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल होता है कि सेल साइकिल का एवरेज ड्यूरेशन 24 घंटा होता है। ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट बात है, ठीक है ना। सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट ओनली अबाउट एन आवर। इंटरफेज इज मोर देन 95% ऑफ द सेल। अब आपका ये एम फेज जो है एक एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है एम फेज में होता है। तो ताज्जुब करने वाली बात ये है कि जो आपका जो ये होता है एम फेज सेल एक्चुअल सेल डिवीजन बस 1 घंटे का काम है, पर आपका जो इंटरफेस होता है वो इतना लंबा होता है कि वो 24 घंटे के करीब 24 घंटे के समय काल को वो 95% पर स्टेक रखता है। 95% टाइम आपके इंटरफेस में जाता है, ठीक है ना। तो एम फेज के बारे में क्या लिखा गया है यहाँ पे? द एम फेज स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। आपका जो एम फेज का होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन के साथ स्टार्ट होता है और करस्पॉन्डिंग डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन का क्या प्रोसेस है? कैरियोकाइनेसिस। और इट यूजुअली एंड विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और साइटोकाइनेसिस। और डॉटर सेल का सेपरेशन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। डिवीजन साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का साइटोकाइनेसिस, डॉटर सेल का कैरियोकाइनेसिस। द इंटरफेस दो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिवीजन। मतलब एक समझिए एम फेज आपके एग्जाम होगी तो इंटरफेस होते हैं एग्जाम का प्रिपरेटरी टाइम। तो इंटरफेस होता है एक रेस्टिंग फेज होता है कि अब समझ लीजिए कि इंटरेस्टिंग फेज होता है जब वो सेल अपने डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा है। तो समझिए आपको जो स्टडी लीव्स देती जाती है तो एक देखे तो वो हॉलीडे होती है, पर आप उस हॉलीडे में आराम नहीं करते, रेस्टिंग फेज में रेस्ट नहीं करते, उल्टा आप उसमें आपकी एग्जाम की तैयारी करते। उसी प्रकार आपका जो एम फेज होता है समझिए सेल के पेरेंट सेल का वो एक एग्जाम है एम फेज, जिसमें डॉटर सेल्स उसके रिजल्ट्स डॉटर सेल तो डिवाइड होंगे। तो जो इंटरफेज होता है वो उसका रेस्टिंग फेज नहीं होता है, उसका तैयार होने का समय होता है सेल डिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो अंडरग्रोथ फिर इसके बाद इंटरफेस दो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरिंग व्हिच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। एक क्रमबद्ध तरीके से सेल की ग्रोथ होती है और डीएनए का रेप्लिकेशन होता है इस इंटरफेज या रेस्टिंग फेज में। इंटरफेस के डिवीजन हम आपको पहले बता दिए थे और उसके फुल फॉर्म भी यहाँ दिए गए हैं। गैप 1 G1 फेज, एस फेज सिंथेसिस का डीएनए का, G2 फेज गैप 2 फेज। तो हमने आपको आपके एम फेज के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया है एनसीईआरटी की मदद से, और इंटरफेस के बारे में और उसके सबटाइप्स के बारे में कुछ थोड़ा सा ब्रीफ दे दिया है। अब हमारे नोट्स की मदद से पढ़ते हैं। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ। इंटरफेस, सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन। हमने आपको बता दिया था कि एम फेज के में सेल डिवीजन होता है 1 घंटे का प्रोसेस होता है, पर 95% जो होता है वो आपका इस सेल के प्रिपरेशन में सेल डिवीजन की प्रिपरेशन के लिए जाता है। आपका बोर्ड एग्जाम, अरे ये क्या बात कर दी हमने, अरे आप तो बहुत ही अभागे लोग जो लेक्चर देख रहे 2023 की बैच, 2022 की बैच, 2023 नीट वालों की बैच, बड़े ही अभागे लोग, बोर्ड एग्जाम ही नहीं हुए उनको क्या पता चलेगा। हाँ, तो आपका जो आप बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम के इसमें जो 90 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी, हिंदी, तो ये जो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बुक कीपिंग, ये वगैरह वगैरह मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो कुछ 5% ही दिन होते हैं। मतलब पूरे शेड्यूल का जो 2 महीने का शेड्यूल बनता है उससे कुछ 5% ही दिन का होता है, पर जो आपका 95% दिन होते हैं वो आपकी स्टडीज प्रिपरेशन के लिए वो देते हैं। स्टडी लीव्स आपके बीच की स्टडी लीव्स रहती है। उसी प्रकार आपका इंटरफेस भी एक समझ लीजिए स्टडी लीव की तरह ही है एम फेज नामक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। द सेल इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर डिवीजन, इट इज द 95% ऑफ सेल साइकिल आल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज। अब इसके आपको नीट में आपको इंटरफेस बोल के नहीं अलग अलग नाम से पूछेंगे, जिससे आप लोग गच्चा का कंफ्यूज होकर गच्चा खा जाएंगे। तो ऑल्सो कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज, यानी ये रेस्ट हो रहा है। एनर्जी फेज, एनर्जी बन रही है। प्रेपरेटरी फेज जैसे हमने आपको बताया था, एंड नॉन डिवाइडिंग फेज, लेकिन डिवाइजन इस पर होता नहीं है इसलिए नॉन डिवाइडिंग फेज।
अब नॉन इंटरफेस का डिवीजन हमने आपको बता दिया था, एक होता है G1 गैप 1 फेज, एस एस सिंथेसिस फेज, और होता है G2 गैप 2 फेज। गैप 1 फेज को हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं और G2 फेज को हम सेकेंड ग्रोथ फेज भी कहते हैं। ये आपकी नीड में एज ए लैंग्वेज से बदल के इसकी जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बदल के वो G1 के साथ फर्स्ट ग्रोथ फेज ड्यूरिंग फर्स्ट ग्रोथ फेज, G2 के साथ सेकेंड ग्रोथ फेज कर देंगे। तो ये आपको इसमें कंफ्यूजन है, ये छोटी छोटी बातों को याद रखना है, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ना आपको आपकी बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाती है। जैसे कि जो एटम बम, उसमें छोटे छोटे एटम्स बन के एक पूरा एटम बम बनता है जो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, पर यही आपकी छोटी छोटी बातें आपको नीचे लाती है और यही छोटी छोटी गुड हैबिट्स आपको आपके मुकाम तक, आपके उसके शिखर तक पहुंचा, सफलता के शिखर तक पहुंचाती है। तो चलिए ये हमने थोड़ा मोटिवेशन दे दिया आपको, तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और एम फेज के बारे में पढ़ते हैं। एम फेज क्या होता है? माइटोसिस फेज। माइटोसिस फेज को आप एम फेज कहते हैं। ये 5% ही सेल साइकिल का होता है। इसको एक्चुअल डिवाइडिंग फेज कहते हैं। ये 1 घंटा ही होता है, 24 घंटे। ह्यूमन सेल का जो 24 घंटे का सेल डिवीजन होता है, इसका सिर्फ 1 घंटे का आपका जो पार्ट होता है वो एमफेज होता है। एमफेज को आपने कितने में डिवाइड किया है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कैरोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना? ये थोड़ा सा छोटे में लिखा गया, हमने वापस इसको ढंग से लिखा था, तो आप इसको थोड़ा माइंड में कीजिएगा। तो ये हो गया एम फेज के बारे में ब्रीफ नॉलेज। हम आपको अगले लेक्चर में इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। तो एक आपको फ्लो चार्ट दिखाते हैं हम आपको अगले स्लाइड पे, अगले स्लाइड पे पढ़ते हुए, जो आपको पूरा सेल साइकिल का एक पूरा फ्लो दिखा देगा इस फ्लो चार्ट की मदद से। ठीक है ना? तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा फ्लो चार्ट को, आपको याद रखने में आसान होगा। तो चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो ये फ्लोचार्ट क्या कह रहा है? एक सेल होता है पेरेंट सेल, वो G1 फेज के अंदर जाता है, फिर G1 यानी गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज, फिर एस फेज यानी डीएनए सिंथेसिस की फेज में जाता है, फिर G2 की फेज में जाता है, G2 की फेज के बाद वो एम फेज में जाता है। एम फेज में क्या आता है? पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये होता है कैरियोकाइनेसिस। फिर साइटोकाइनेसिस के अंदर जाता है, फिर डॉटर सेल 1 और डॉटर सेल 2। इस प्रकार से आपका पूरा सेल साइकिल होता है। आपको इसको कॉपी कर लीजिए। अगले इसमें मैं आपको G1 आपका जो इंटरफेज के जो होते हैं G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और G0 फेज, इसके अंदर एक G0 फेज भी होना चाहिए, पर एक G0 फेज क्या है अभी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, सॉरी, एक ऐसा एसेंशियल नहीं है, वो एक ऐसा सिचुएशन है कि या तो वो हो सकती है या तो नहीं हो सकती। अगले लेक्चर में आपको G1, एस फेज, G2 फेज और G0 फेज के बारे में हम बता देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, आपको आज पढ़ने में मजा आई होगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग विथ डेली डोज ऑफ बायोलॉजी।